प्रिज्म को, ये हमारा प्रिज्म है, ये कांच है, तो ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, वेरी गुड। और ये वायु है, कांच के बाहर, प्रिज्म के बाहर, तो ये कैसा माध्यम है? विरल। तो अब इसमें विरल माध्यम से कोई किरण जा रही है, मान लीजिए प्रिज्म से टकराती है या प्रिज्म पर आपतित हो रही है, तो ये आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये मान लीजिए अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जैसे ही ये फिर से कांच से वायु में जाएगी, मतलब सघन से विरल में जाएगी, तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, दूर हट जाएगी। तो अब यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे आई, आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, ये जो अंदर गई है ना टकराने के बाद, ये वाली जो किरण अभिलंब के साथ, मतलब अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे हम R1। R1 बोले तो अपवर्तन कोण। और ये वाली बनाएगी इसके R2, इसको भी हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, ठीक है। और अभिलंब के साथ ये जो निर्गत किरण है जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे ई। ई बोले तो निर्गत कोण कहेंगे, क्या बोलेंगे? निर्गत कोण। और ये प्रिज्म के दो पृष्ठों से के मिलने से जो बनेगा जो कोण यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए मतलब प्रिज्म कोण। क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण। तो होता क्या है यहाँ पर, विचलन बताने का, विचलन बताना था मुझे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो विचलन एक्चुअली में किसको बोलते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण, मान लीजिए आपतित किरण यही थी जो रेड कलर से दिख रही है। अगर मैं इस, अगर ये, अगर विचलित नहीं होती तो ये सीधी जाती है किरण, और ये निर्गत किरण है, इसको भी हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों जो किरणें हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण, इस बिंदु पर कहीं टच होती, यहाँ काटती, अगर ये विचलित नहीं होती तो जिस बिंदु पर ये दोनों काटती हैं, कहने का मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण, और इन दोनों के बीच में जब ये कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस कोण को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा, मतलब विचलन कोण। तो विचलन कोण समझ में आया होगा कि आपतित किरण यहाँ पर जो दोनों को काट रही हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण, दोनों अगर पीछे बढ़ाने पर, अगर ये विचलित नहीं होती तो पीछे बढ़ाने पर कुछ जिस बिंदु पर ये काटती, वहां पर जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं विचलन कोण, डेल्टा। तो शायद आप समझ में आया होगा विचलन कोण। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है R1 और R2 का मतलब है अपवर्तन कोण, ए का मतलब प्रिज्म कोण, ई का मतलब निर्गत कोण, और आई का मतलब आपतन कोण। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे आगे विचलन कोण की जो डेफिनेशन है उसको देखिए। आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच के कोण को ही हम विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण आप देख पा रहे होंगे डेल्टा से शो करते हैं। और ये क्या होता है, इसका फार्मूला आप याद रख लेना। विचलन कोण होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस वन। इसको ठीक कर लेना। डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस वन इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर म्यू का मतलब है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक, इसको लिख लेना। और ए का क्या मतलब है? प्रिज्म कोण। और डेल्टा क्या है? विचलन कोण। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या है? किसी प्रिज्म के लिए म्यू का मान है 1.5 तथा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम 10 डिग्री है, तो प्रिज्म कोण का मान बताएं। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में। तो जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? ए प्रिज्म कोण का मान आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम। तो इसमें लिखा है कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटते जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये प्रिज्म है और ये हमारा अभिलंब और ये हमारी निर्गत किरण। तो जब हम इसके मान को, जैसे यहाँ बढ़ेगा डेल्टा, तो जब ये दोनों क्रॉस होंगे, ये डेल्टा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा ये कोण जो है डेल्टा। तो ये कह रहे हैं कि यदि हम आपतन कोण के मान को, मतलब ये आई का मान जो है यहाँ पर, इसको हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो बढ़ाते हैं तो क्या विचलन कोण का ये यहाँ पे जो मान है ना, ये घटता जाता है, उल्टा होता है, ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाता है। और आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। क्या हो जाता है? मान लीजिए वो मान कोई सा भी मान लो, मान लीजिए 40 डिग्री है, किसका मान? आपतन कोण आई का मान। तो उस पे ये जो विचलन कोण होगा डेल्टा, वो न्यूनतम हो जाता है, मिनिमम सबसे। और उसे ही हम बोलते हैं प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो। और विचलन का जो कोण होता है उसी को हम बोल देते हैं न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? तो आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण का जो न्यूनतम मान होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है। अब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ये तीन चीजें होती हैं। अब न्यूनतम विचलन होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होना चाहिए। अब अपवर्तित किरण कौन सी है? ये वाली जो किरण देख पा रहे हैं, ये ना, ये प्रिज्म के आधार के समांतर होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण मतलब आई का जो मान है वो निर्गत कोण मतलब आई और बरा ई, ये जो ई है, ये इसका मान दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि निर्गत कोण और आपतन कोण जब बराबर होंगे उस स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति बनेगी। और तीसरा है कि दोनों अपवर्तन कोण जो है समान होना चाहिए, मतलब ये जो अंदर वाले दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, मतलब R1 इक्वल होना चाहिए R2। ये तीन कंडीशन है, होंगी तभी न्यूनतम विचलन की स्थिति बनेगी और उसे कोई हम न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे है, किसी प्रिज्म के लिए, अगर कोई प्रिज्म है तो उसके लिए ये फॉर्मेट बनता है, ध्यान रखना, आई प्लस ई का जो योग होता है वो हमेशा बराबर होता है ए प्लस डेल्टा के बराबर होता है। मतलब कि आई मतलब क्या? आई मतलब आपतन कोण प्लस ई मतलब निर्गत कोण बराबर होता है ए मतलब प्रिज्म कोण प्लस डेल्टा मतलब विचलन कोण। मतलब प्रिज्म कोण और विचलन कोण के बराबर होता है आपतन कोण प्लस निर्गत कोण का मान। क्लियर? लेकिन ये तो नॉर्मल प्रिज्म के लिए है, किंतु अगर उसी उसी प्रिज्म में देखें, वो अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो उसके लिए क्या होगा मान? तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये क्या होगा, हमें पता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर ई होता है, अभी पढ़ा यहाँ पर। तो हम ई की जगह आई रख देंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा।
और डेल्टा की जगह हम डेल्टा एम लिख सकते हैं क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति शो कर बता रहा है वो। ठीक है, तो जब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2i, ये आ जाएगा 2i बराबर a प्लस डेल्टा एम। और अगर हम यहाँ से i को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर उसमें भी फिर हम किसी नॉर्मल प्रिज्म के लिए देखें तो ए का जो कंसेप्ट बनता है, मतलब प्रिज्म कोण जो बराबर होता है वो होता है दोनों अपवर्तन कोण के योग के, मतलब R1 प्लस R2 होता है नॉर्मल प्रिज्म के लिए। अगर इसी प्रिज्म में अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो वो प्रिज्म, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति को भी देख लेते हैं। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा देखिए, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें पता है R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं, तो इसको हम R मान लेते हैं, दोनों को, दोनों की जगह R काउंट कर लेते हैं। तो A जो होगा, A का मान निकल के आएगा 2R। कितना आएगा, 2R। जब हम इसमें अब चाहें तो इसमें जब हम R निकालेंगे तो R का मान आएगा A/2। कितना आएगा, A/2। अच्छा, इतनी चीज हमने करी क्यों, ये इसलिए करी है क्योंकि हमें ना अपवर्तनांक निकालना था। क्या निकालना था, म्यू। और म्यू हमको पता है कि स्नेल के नियम के अनुसार म्यू का मान तभी निकलेगा जब, क्योंकि म्यू का मान होता है स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर। तो जब तक हमारे पास आई नहीं होगा और आर नहीं होगा तब तक हम म्यू नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमने ये दोनों निकाले, आई भी निकाला और आर भी निकाला। तो आगे आप देख रहे हैं स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है। इसमें हमने क्या किया है, आई की वैल्यू पुट कर दी है और आर की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू का मान साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ठीक है, अब इसी बेस का एक न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है कि किसी प्रिज्म के लिए यदि ए मतलब प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के लिए डेल्टा एम मतलब न्यूनतम विचलन 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो मतलब म्यू पूछा गया है इसमें भी, ए मान दिया, ए का मान दिया 60 डिग्री, डेल्टा एम 30 डिग्री। तो इसी फार्मूले में हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, फाइनल साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। और जो फाइनल आंसर होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, हाँ, √2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, √2 या 1.414। ये समझ में आया सवाल। चलिए, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसमें ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है, हाँ, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण मतलब होता है कलर, पिगमेंट। विक्षेपण मतलब होता है उसका फैलना या विभक्त होना, डिवाइड होना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसकी खोज कौन ने करी थी, न्यूटन ने की थी। कौन ने की थी, न्यूटन ने। ये होता क्या है, तो जब श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं हम, तो वह 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, हाँ, तो वही सेम सेम होता है। जब हम प्रिज्म को लेते हैं और उसमें सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, तो वो क्या होता है, अपने 7 जो मूल रंगों से बना होता है उनमें डिवाइड हो जाता है। और इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ध्यान रखना, अभी मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ, कुछ ऐसा होता है। ये मान लीजिए प्रिज्म है, और इसमें से जब आप सूर्य के प्रकाश, सनलाइट को जब गुजारते हैं, तो ये क्या होता है, 7 कलर, मतलब यहाँ पर जो है 7 अलग अलग कलर में ये डिवाइड हो जाता है, इस टाइप से।
ठीक है, अब 7 तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन आप मान लें कि 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब कलर में डिवाइड होना। 7 कलर हैं, वो भी आपको पता होगा, बेजानी हपी नाला। ठीक है, या बिब गौर के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट है जब एक वर्णीय प्रकाश किरण, मतलब कि एक कलर की कोई प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो उसमें विचलन तो होता है किंतु वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो ध्यान रखना, विचलन मतलब कि वो अपने मार्ग से विचलित तो होगी, लेकिन वो 7 रंगों में डिवाइड नहीं होगी। कौन सी किरण, एक एक कलर की किरण। अगर देखिए सूर्य का प्रकाश किरण है या श्वेत प्रकाश है, वो तो होगा साथ में, 7 कलर में डिवाइड। हाँ, एक वाला नहीं होगा। तो एक वाले में क्या होगा, केवल विचलन होगा। क्या होगा, विचलन, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। और श्वेत प्रकाश में दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ वेरी गुड। अगला पॉइंट यही कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसमें दोनों होता है, वर्ण विक्षेपण और विचलन दोनों होता है। ये चीज आप ध्यान रख, आ रही है ना समझ में, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब अगला इसमें टॉपिक है हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं। तो इसमें अगला टॉपिक देख लेते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किन्हीं भी दो निर्गत किरणों के बीच के कोण को विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, बीच के कोण को, किन्हीं भी दो निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको इतना ही याद रखें, बीच के कोण को विक्षेपण की जगह यहाँ क्या कर लेना, आप कोणीय वर्ण विक्षेपण कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, और कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा इक्वल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। यहाँ पर वी मतलब बैगनी कलर की जो किरण है उसके लिए विचलन है, और आर मतलब रेड कलर, लाल कलर का जो विचलन है वो माइनस होगा उसमें से। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्मूला ही आप याद रख लेना। और अगर अपवर्तनांक के लिए उसका रिलेशन शो करना है थीटा का, तो ये थीटा का फॉर्मूला बनेगा थीटा बराबर म्यू वी, मतलब बैगनी कलर की किरण का अपवर्तनांक, माइनस म्यू आर मतलब लाल कलर की किरण का अपवर्तनांक, इंटू ए। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आप याद रखना, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इसी बेस पे। ठीक है, अगर विचलन दिया है दोनों कलर की किरणों का, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में अपवर्तनांक म्यू दिया है तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे इनके मतलब भी लिखे हैं कि जो डेल्टा वी है वो बैगनी रंग की किरण का विचलन है, और जो डेल्टा आर है वो लाल रंग की किरण का विचलन है, और म्यू म्यू वी क्या है, बैगनी रंग की किरण का अपवर्तनांक है, और म्यू आर क्या है, लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है विक्षेपण क्षमता। क्या है, विक्षेपण क्षमता, इसको हम ओमेगा से शो करते हैं। किससे, ओमेगा। तो वो कोणीय वर्ण विक्षेपण था, ये विक्षेपण क्षमता है। तो इसका इसका इसकी डेफिनेशन क्या है, किन्हीं भी दो किरणों के मध्य विचलन कोण तथा माध्य किरण के विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं। अब ये माध्य किरण क्या है, माध्य किरण मतलब बीच वाली। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई यहाँ पर माध्य किरण है,
मतलब माध्यकरण से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात है, अनुपात मतलब डिवाइड। समझ पा रहे हैं? आप चाहें तो यहाँ लिख भी लें, डेल्टा V का मतलब है बैगनी कलर की किरण का विचलन, डेल्टा R मतलब लाल रंग की किरण का विचलन, और डेल्टा Y का मतलब है यहाँ पर माध्य किरण के लिए विचलन कोण। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर डेल्टा V माइनस डेल्टा R जो ऊपर लिखा है, इसका मतलब हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। अरे डेल्टा V माइनस डेल्टा R को थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है, तो उसकी जगह हमने क्या लग दिया, थीटा, और अपॉन में डेल्टा बाय। डेल्टा बाय मतलब माध्यकरण के लिए विचलन कोण। तो इस प्रकार अब हम डेल्टा का एक और हमने फॉर्मूला देखा था अपवर्तनांक से रिलेटेड, डेल्टा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए था, तो उसी की जगह पर हमने डेल्टा की जगह फिर ये रख दिया, तो हमारा अपवर्तनांक का एक और फार्मूला आ गया, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाय माइनस 1। ठीक है, क्लियर? तो डेल्टा बाय की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू बाय माइनस 1। ये कैसे आया, ये समझ में आ रहा, क्योंकि हमने पढ़ा था विचलन कोण, पहले सबसे पहले विचलन कोण का देखा था हमने, म्यू माइनस 1 इंटू ए था सबसे पहले। हाँ, तो वो मैंने वही रख दिया है यहाँ पर, म्यू बाय कर दिया है, क्योंकि ये डेल्टा बाय था, तो इसलिए म्यू बाय माइनस, ये नीचे वाला अगर समझ में नहीं आया तो ये ऐसे रखा है। ठीक है, क्लियर है? अब इसी बेस पे कैसे न्यूमेरिकल आता है, देखिए न्यूमेरिकल, देखिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आता है, ये आप देख पा रहे होंगे। हाँ, अच्छा, इसमें मैं बताऊंगा वो, ए इसलिए नहीं है बेटा, ये ए से ए कट गया है। अब देखो एक मिनट, ये मैंने वो पूरा नहीं बता पाया, यहाँ भी ए आएगा ऊपर भी, क्योंकि उसमें ए था, ध्यान से देखो। हेलो बेटा, हाँ, इसका ए और इसका ए कट जाएगा। क्लियर है ना? हो गया? आ गया बेटा? स्वाति, क्लियर है ना बेटा? हाँ, चलिए आगे चलें। अब ये न्यूमेरिकल है, यदि लाल रंग की किरण के लिए म्यू का मान दिया है 1.641, तथा बैगनी रंग की किरण के लिए म्यू का मान दिया है 1.659, एवं प्रिज्म कोण दिया है ए का मान 10 डिग्री, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण मतलब थीटा, और विक्षेपण क्षमता मतलब ओमेगा, दोनों पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। ये थीटा है और ये ओमेगा है। ठीक है, दिया है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का हमने थीटा का फार्मूला लगा दिया, ये लगा दिया थीटा म्यू भी माइनस म्यू आर, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो थीटा का मान कितना निकल के आया, पॉइंट, हाँ, 0.018। उसी प्रकार ओमेगा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो उसमें वैल्यू पुट कर दी, जब उसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया निकल के, ओमेगा इक्वल कितना आया, हाँ, इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे ना, तब इसका दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 18/650 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको फाइनली हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.02 आ जाएगा फाइनल आंसर ओमेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये आ जाएगा, देखो ये सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.02। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन का मतलब तो समझते ही होगा, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव।
किसी चीज का फैलाव। तो यहाँ पे प्रकाश के फैलाव की बात चल रही है। तो लिखा है वायुमंडल में उपस्थित असंख्य अणुओं द्वारा। तो वायुमंडल में जो अणु हैं बहुत सारे असंख्य मात्रा में, उनके द्वारा प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरणों का जो फैलाव है, उसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें एक वैज्ञानिक थे रेले, और रेले वैज्ञानिक ने इसमें एक रिलेशन बताया था। तो रेले के अनुसार प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको आप इस ऐसे समझ सकते हैं, प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हमने आई से डिनोट कर रखा है। आई समानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे लैम्डा, लैम्डा की घात 4। अब लैम्डा को मतलब वेवलेंथ को शो कर रहा है, तरंग दैर्घ्य को। तो इसकी चतुर्थ घात मतलब लैम्डा की घात 4, और अपन ने एक एक के अपॉन में लिखा है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। तो आई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन लैम्डा की घात 4। तो आई का मतलब है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, और लैम्डा का क्या मतलब है? वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश के प्रकीर्णन और लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य का रिलेशन उल्टा है, अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भाई जिसकी प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो उसके लिए वेवलेंथ का मान क्या होगा? कम होगा। हाँ, और जिस प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम होगी उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो मुझे बताएं जरा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड कलर की? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, लिख लिख देता हूं मैं ये। हाँ, इसमें देखो बेजानी लिख लेना। बेजानी, बेजानी हपी नाला, ये होता है क्रम। बेजानी हपी नाला। तो बैगनी रंग के लिए सबसे यहाँ से, बैगनी से यहाँ तक लाल की तरफ जाते हैं, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, और सबसे ज्यादा लाल की होती है और सबसे कम बैगनी की होती है। हाँ, समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखना, जिसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान मतलब लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए आई का मान कम होगा, और जिसके लिए मतलब वेवलेंथ अगर मैं पूछूं सबसे कम किसकी होती है? तरंग दैर्घ्य। तो बैगनी की। हाँ, तो तो बैगनी के लिए आई का मान सबसे ज्यादा होगा। हाँ, तो यही लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। लिखा है बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है, अतः उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, मतलब कि उसका फैलाव सबसे ज्यादा होगा। हाँ, वेरी गुड। तो उसके लिए आई सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और उसी प्रकार अगर हम उल्टा देखें तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है, अतः इसके लिए प्रकीर्णन जो है, फैलाव जो है वो कम होगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसका जो फैलाव है वो कम होता है। और आपने देखा होगा उसी इसी गुण का उपयोग जो है लाल रंग में किया जाता है। ट्रेन वगैरह में देखे होंगे, ट्रेन की पटरी पे आपने देखे होंगे लाल रंग जो है या खतरे के जो निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो फैलाव कम होता है, मतलब दूर से ही दिख जाते हैं वो। तो इसीलिए आप दो फैक्ट भी लिखे हैं नीचे। इसीलिए खतरों के निशान जो है लाल रंग के बनाते हैं, और जो आकाश है वो भी इसी के कारण नीला दिखाई देता है हमको, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा इस प्रकार ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा